नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले 1 घंटे में हम यूपी के हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक, लखीमपुर से लेकर ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बों तक, एक भी बड़ी खबर आपसे छूटेगी नहीं और कोई भी अधूरी खबर चलेगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा सत्याग्रह का मिजाज। और सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हो या फिर खबर का असर, यूपी के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज विरासत की लड़ाई का एक नया अध्याय दिखाई दिया। नई तस्वीर देखने को मिली जब सोनीलाल पटेल की जयंती पर उनकी दोनों बेटियों में एक बार फिर तलवारें खिंच गई। तो आज पिता सोनीलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए उनकी दोनों बेटियों अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को तो कार्यक्रम की इजाजत मिल गई, लेकिन उनकी बड़ी बहन और सपा विधायक पल्लवी पटेल को समारोह आयोजित करने की मंजूरी नहीं मिली। और इसी से नाराज सोनीलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी पटेल ने आज अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल अपने पिता की जयंती समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, लेकिन उनकी मां कृष्णा पटेल और बड़ी बहन पल्लवी पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, ओपी राजभर को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पटेल बिरादरी को लामबंद करके डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जिस तरह अपना दल का बीज रोपकर उसे वृक्ष बनाया था, उसी का फल पाने के लिए पिता सोनीलाल पटेल की जयंती पर जिस वक्त छोटी बेटी अनुप्रिया पटेल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य समारोह कर रही थी, उसी वक्त सोनीलाल पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया। मुझे बता दीजिए, रविंद्रालय मैंने बुक किया था, आपने क्यों कैंसिल किया? विश्वरैया हमने बुक किया था, आपने क्यों कैंसिल किया? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम मरकरी हॉल मांग रहे थे, आपने क्यों कैंसिल किया? अगर इसमें कोई प्रोग्राम थे या हमें बता तो हमें पहले से बताना चाहिए था। आपने एक ही कार्यक्रम के लिए 3-3 हॉल क्यों निरस्त किए? मुझे इसका जवाब चाहिए। 8 साल पहले वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सोनीलाल पटेल के अपनों ने ही अपना दल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। दरअसल सोनीलाल पटेल की जयंती पर उनकी 2 बेटियां एक ही जगह पर कार्यक्रम करना चाहती थी। दोनों ने इजाजत के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कार्यक्रम की मंजूरी अनुप्रिया पटेल को मिली, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल के नाम भर से आग बबूला हो जाने वाली पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है, वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए, लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए। लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है, मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है, मेरे बच्चों को यातनाएं दी जा रही हैं। इस पुलिस प्रशासन ने मेरे दामाद को उनके घर में, उनके ननिहाल ददियाल सब जगह पुलिस भेजी हुई है। इतनी घृणित काम कर रही है, उसने सोचा नहीं है जो परिवार के लिए कर रही है कि समाज के लिए कर रही है। कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है। वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही है, उसको शर्म नहीं आ रही, बदतमीज को। अपने पिता की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल न मिलने पर नाराज पल्लवी पटेल ने इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराने की सजा दी जा रही है। तो हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया? शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हराया है हमने, ये अपराध किया है।
तो मैं चेताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं बल्कि अपनी बदनीयती और भ्रष्ट आचरण की वजह से भी हारे हैं। और अगर इस प्रकार का रवैया करते रहेंगे, जब जब केशव मौर्य जी फंसते हैं हमेशा मेरे परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को आगे कर देते हैं, और अगर लगातार करते रहेंगे तो उनका हश्र आगे और बुरा होने वाला है। पल्लवी और अनुप्रिया पटेल के बीच खींचतान की वजह दरअसल ये है कि सोनेलाल पटेल जीते जी कभी कोई चुनाव भले ही नहीं जीत पाए। हालांकि उन्होंने खुद को यूपी के कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर जरूर स्थापित कर लिया, और विरासत के लिए छिड़ी यही जंग सोनेलाल पटेल के निधन के कई साल बाद भी उनके परिवार में कलह की वजह बनी हुई है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर जो बवाल हो रहा है, 1 दशक से ज्यादा की लड़ाई हो गई है, लेकिन एक बार फिर से सड़कों पर आई, बहुत बुरी तरीके से आई। सोनेलाल पटेल जयंती समारोह को लेकर विवाद हुआ, दोनों बेटियों में बनती नहीं है। 2016 में पार्टी टूट गई थी 2 भाग में। सोनेलाल की सियासी विरासत पर कब्जे की ये जंग है पूरी, और इसी जंग में अनुप्रिया पल्लवी ने समारोह के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल है उसे तो मंजूरी मिल गई, लेकिन पल्लवी की अपना दल के यानी कि कमेरावादी को नहीं मिली अनुमति, और इसी को लेकर सवाल उठा और अपना दल कमेरावादी ने आरोप लगाया कि चूंकि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया इसलिए उनसे बदला लिया जा रहा है, उन्हें सजा दी जा रही है। बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं, लेकिन आरोपों में कितना दम है और अभी तापमान किस तरीके से है लखनऊ का, ये भी जान लेते हैं। सियासी तापमान, अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए, पिता की विरासत का ये मसला है जिस पर बहनों की सियासत को हम देख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से दिन भर आपने देखा, क्या तस्वीर उभरी, अभी क्या जानकारी है, और ये दोनों बहनों के बीच में जो खाई है वो और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अनुभव, देखिए, बिल्कुल ये यूपी की सियासत में विरासत की लड़ाई है, और इसीलिए आप देखिए बहनें लड़ रही हैं, माँ से एक दूसरे से तकरार हो रही है। तो कहीं ना कहीं कैसे विरासत मिले, कैसे हम अपने आप को ये साबित करें कि उनके जो असल अनुयायी हैं वो हम ही हैं, इसी को लेकर ये लड़ाई है। और कृष्णा पटेल से तो मैंने खुद बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद थोड़ी ना है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लड़ाई है तो वो वर्चस्व की लड़ाई है। ये बात कृष्णा पटेल ने आज कही, और हमसे बात करते हुए बहुत भावुक हो गई, रोने लगी। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों से घुट घुट कर जी रही हूँ जब से सोनेलाल पटेल का निधन हुआ। यानी ये लड़ाई परिवार में लंबी है, और लंबा खिंचते 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 आज ये सड़क पर आ गई ये लड़ाई। आप सोचिए, परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई। क्यों? क्योंकि पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गई। अब उनका आरोप तो सरकार पर है कि सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं होने दिया, उनके कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली। 3 जगह, चारबाग का रविंद्रालय हो, या फिर राजभवन के सामने जो विश्वेश्वरैया हॉल है वहाँ हो, या फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, 3 जगह उन्होंने कार्यक्रम की परमिशन मांगी, तीनों जगह उनको परमिशन नहीं दी गई। जबकि अनुप्रिया पटेल का जो गुट है उसको परमिशन दी गई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम करने को लेकर। तो इसी को लेकर उनकी नाराजगी रही। पर इतना है कि हमें ये लगता है कि देखिए, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके जो पति हैं आशीष पटेल वो उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्र मंत्री हैं, अब यही सारी चीज़ें हैं जो खुलकर बिल्कुल सामने आ गई हैं। कृष्णा पटेल ने तो यहाँ तक कहा कि जानबूझकर ये सारी जो चीज़ें हैं परिवार में, जो ये माहौल बना है, जो गंदा माहौल बना है, वो अनुप्रिया पटेल की वजह से बना है। इतनी खरी खोटी आज उन्होंने सुनाई अनुप्रिया पटेल को। एक माँ होकर उन्होंने अपनी बेटी को जिस तरीके से शब्द कहे हैं, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए भी थे, उससे ये साफ पता चल रहा है कि उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है। उनको बहुत ज़्यादा, हम कहें तो, दर्द है इस बात का कि किस तरीके की स्थिति है। और हमने तो उनसे ये भी पूछा कि अनुप्रिया पटेल ने तो चुनाव में आपके खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा नहीं, वो केवल दिखाने के लिए था। अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, सबने वहाँ प्रचार किया, तब वो कृष्णा पटेल थी, तब माँ नहीं थी। ये बातें भी उन्होंने कही हैं। पर परिवार की लड़ाई है, देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं है। वो पल्लवी पटेल हो, अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, कृष्णा पटेल हो, और शायद यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है राजनीति में आगे जाने की, वो एक सबसे बड़ी वजह है। अब हम अगर आपको बताएं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 4 बेटियां हैं। उनकी जो 2 बेटियां, उनका सियासत से कोई मतलब नहीं है। वो ना अपना दल एस में है, ना अपना दल कमेरावादी में है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। नंबर 2, दूसरे नंबर की बेटी पल्लवी पटेल है, और उनसे छोटी है अनुप्रिया पटेल।
इनकी जरूर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वही शायद वजह है। आप देखिए पल्लवी पटेल जब सिद्धार्थू से चुनाव लड़ी जीती, उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई, तो कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। उसको लेकर जिस तरीके से आज पूरा दिन हमने देखा, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था उस होटल में जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा कि वो कूच करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक। वहाँ एक गुट का कार्यक्रम चल रहा था, 1000 आदमी उनके मौजूद थे, इनके भी 250-300 समर्थक मौजूद थे। तो पुलिस प्रशासन के सामने भी एक चैलेंज था, अगर मान लीजिए दोनों गुट आमने सामने हो जाते फिर किस तरह की स्थिति बनती। तो पुलिस को इसे भी रोकना था, इनको समझाना भी था, मनाना भी था, पर जब ये नहीं मानी तो पल्लवी पटेल को, कृष्णा पटेल को हिरासत। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं पल्लवी पटेल गुट की तरफ से, अपना दल की तरफ से, और ये आरोप बहुत गंभीर भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। साजिश का आरोप लगाया गया, लेकिन कुल मिलाकर के ये लड़ाई जो दिखाई देती है, ये जो जंग दिखाई देती है, वो विरासत की जंग है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जंग है। अब ये लड़ाई, ये जंग कहां पर जाकर के रुकती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से और ये तीव्र होती है लड़ाई, इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस 2 दिवसीय बैठक का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें जेपी नड्डा समेत संगठन के दिग्गजों के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। हैदराबाद में इस बैठक के पीछे भाजपा का मिशन दक्षिण माना जा रहा है और आज वंशवाद पर प्रहार का नारा दिया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा होगी और दक्षिण राज्यों में भी पार्टी का झंडा बुलंद करने पर मंथन होगा। और साथ ही आने वाले वक्त में पार्टी के लिए एक रोड मैप देने की कोशिश होगी यहां से 2024 की जंग, और इसलिए भी ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो बहुत अहम हो जाती है। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने और जेपी नड्डा की मौजूदगी भी वहां पर है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। कौन कौन से दिग्गज हैं जो वहां पर पहुंचे हुए, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अध्यक्ष भाजपा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, ये बड़े चेहरे जो पहुंचे। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम यूपी केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी ब्रजेश पाठक। मिशन 2024 की राह पर भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ रही है और रोड मैप किस तरीके से तैयार होगा, उसी की ये बानगी है हैदराबाद में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह सूबे की राजधानी लखनऊ में कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये वही हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हैं जिनकी साल 2019 में घर के अंदर घुसकर हत्या की गई। एक बयान के चलते उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। अब वैसे ही डर से उनकी पत्नी और बच्चे भी जूझ रहे हैं। तस्वीर में नजर आने वाली ये महिला किरण तिवारी है। वो किरण तिवारी जिनके पति और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया था। करीब 3 साल बाद अब उनकी पत्नी और बच्चे दहशत में हैं। वजह है ये धमकी भरा खत जो उन्हें लखनऊ के घर में एक कमरे से मिला। इसमें उर्दू में लिखा है, जहां तुम्हारे पति को भेजा वहां तुम्हें भी पहुंचा देंगे। कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। मोहम्मद पैगंबर पे, हमारे जो है रसूल पे इन्होंने टिप्पणी की है और इनके जबान काटने की मैंने धमकी दिया। उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। धमकी भरा पत्र मिलते ही हिंदूवादी नेता की पत्नी किरण तिवारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब उनके घर पे एक बंद लिफाफा में चिट्ठी मिली है। पुलिस मौके पे पहुंचकर इसका जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा की गई है और उनके घर पे समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। हाल में जिस तरह राजस्थान के उदयपुर में एक पोस्ट के चलते कन्हैया लाल को तालिबानी तरीके से मार डाला गया, उसके बाद कमलेश की पत्नी को मिली ये धमकी खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आगरा के रितिका मर्डर केस में रितिका की मौत के बाद का फ्लैट की तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो बताता है कि वारदात के वक्त क्या क्या हुआ होगा। खुलासा तो ये भी हुआ है कि रितिका के साथ जिस वक्त 5 आरोपी मौजूद थे, उसी वक्त फ्लैट में एक तीसरी महिला ने भी एंट्री ली।
सवाल यह है कि यह महिला आखिर कौन थी और उसका मकसद क्या था। रितिका और विपुल से जिस फ्लैट में जमकर मारपीट हुई थी, उसके अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। फ्लैट में हर तरफ बिखरा सामान रितिका के साथ हुई हर दरिंदगी की गवाही दे रहे हैं। फ्लैट में टूटा सामान बता रहा है रितिका और विपुल के साथ क्या क्या हुआ था। रितिका और विपुल दोनों ने जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। फ्लैट में टूटे गमले और बिखरा सामान दोनों के आरोपियों से लड़ने के सबूत है। फ्लैट में जिस वक्त विपुल और रितिका के साथ मारपीट हो रही थी, उस वक्त दो महिलाओं ने रितिका को एक कमरे में बंद कर रखा था और 3 लोग विपुल से मारपीट कर रहे थे। रितिका को काबू में करने के लिए विपुल के हाथ बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया गया था। इसी वक्त फ्लैट में एक तीसरी महिला ने एंट्री ली थी। 5 आरोपियों की तरह अपार्टमेंट में घुसने के लिए इसने भी रजिस्टर में नाम दर्ज कराया। फर्क सिर्फ इतना था, आरोपियों ने रजिस्टर में गलत फ्लैट नंबर दर्ज किया और इस शख्स ने रितिका का फ्लैट नंबर 404 लिखा था। जो वीडियो सामने आई है उसमें गमले टूटे हुए पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ पड़ा है, वो स्टिक भी नजर आ रही है जिस स्टिक के जरिए विपुल की पिटाई की गई है। जो विपुल के जो दोनों हाथ हैं वो हथकड़ियों से बांध दिए जाते हैं। विपुल के साथ लगातार आकाश गौतम मारपीट कर रहा है और आकाश के साथ जो 2 महिलाएं आई हैं वो लगातार रितिका के साथ मारपीट कर रही हैं। विपुल लगातार इस विंडो के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। रितिका के फ्लैट में घटना वाले दिन सुबह 10:36 पर आकाश और उसके साथी गए थे। इसकी एंट्री अपार्टमेंट के गेट पर चौकीदार ने अपने रजिस्टर में कराई थी। 11:28 पर एक महिला रितिका के फ्लैट में जाती है। इसकी भी एंट्री दर्ज है। उसकी वापस होने की दोपहर 12 बजे की एंट्री है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। नशे का काला कारोबार करने वाले तस्कर तस्लीम पर मेरठ पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। 2 करोड़ कीमत का बड़ा गोदाम और 2 दुकानों को पुलिस ने कुर्क कर लिया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं, योगी राज में माफिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जुर्म के बूते कोई अपना साम्राज्य भले खड़ा कर ले, पर उसका हिसाब जरूर होगा। ताजा मिसाल है मेरठ में माफिया तस्लीम पर लिया गया बहुत बड़ा एक्शन। तीसरी बार है जब नशे का काला कारोबार करने वाले तस्लीम के खिलाफ कार्रवाई की गई। मछेरान में 2 करोड़ रुपए की कीमत के गोदाम और 2 दुकानों को कुर्क कर लिया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती दिखाई दी। ये एक बड़ा गोदाम है जिसके अंदर मेडिकल स्टोर चला करता था और पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी का भी जो काम है वो यहाँ से किया जाता है। इसी के साथ ही जो दो और दुकानें हैं उसको भी पुलिस ने कुर्क करने का काम यहाँ पर कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्लीम तस्कर है उसकी अब तक 4.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो मेरठ पुलिस यहाँ पर कुर्क कर चुकी है और तस्लीम तस्कर ने जराइम की दुनिया से और नशे के कारोबार में लिप्त होकर करोड़ों रुपए की जो कमाई है वो यहाँ पर की। फिलहाल तस्लीम जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है।
4.5 करोड़ की अब तक प्रॉपर्टी हम इसकी सीज कर चुके हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, और भी जो है जांच कर रहे हैं कि मेरठ जनपद में या आसपास के जनपदों में कहाँ का इनके नाम से प्रॉपर्टी है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी यूपी और आसपास के प्रदेशों में तस्लीम का बड़ा नेटवर्क है। उस पर 52 मुकदमे दर्ज है। दरअसल तस्लीम ने नशे का कारोबार कर करोड़ों रुपए की काली कमाई की। उसी काली कमाई से तस्लीम ने अपनी प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। बताया जाता है तस्लीम की पत्नी नसीम और बेटा शहदाब भी उसके सिंडिकेट को चलाता है। आज मेरठ पुलिस की तरफ से ये एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है और जो यहाँ पर एएसपी कैंट हैं चंद्रकांत मीणा, वो लगातार तस्लीम तस्कर की कुंडली खंगाल रहे हैं। तो इतिहास के काले पन्ने जैसे जैसे पलटते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं और इस एक्शन के बाद जल्दी एक और बड़े एक्शन की तैयारी मेरठ पुलिस ने कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। अब आगे बढ़ते हैं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। योगी सरकार में ये लोग बेखौफ होकर माफिया से खाली कराई गई जमीन पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद और जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के कब्जे से योगी सरकार ने जो जमीनें खाली करवाई थी, उन जमीनों पर बनाए जा रहे घरों को लेने के लिए इन दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर में धड़ाधड़ आवेदन आने शुरू हो गए हैं। 76 फ्लैट विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो दिसंबर तक लगभग पूर्ण हो जाएंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, कल शाम तक 80 रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। इसमें 40 लोगों ने फीस भी जमा कर दिया है और चूँकि EWS कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन करेंगे तो कुछ जगह से सूचना मिली थी कि असुविधा हो रही है, तो हम लोगों ने प्राधिकरण में हेल्प डेस्क भी बना दिया है कि जिसको रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ आएगा। वहाँ कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं, उनको जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। योगी सरकार ने प्रयागराज में 1731 वर्ग मीटर जमीन पर सरकारी जमीन से माफिया अतीक अहमद का कब्जा हटाया था। इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। 30 जून से इन फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था, जिसके लिए अब तक 80 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए हुए हैं और लूकरगंज में जो बनना है फ्लैट बन रहा है, उन्हीं के लिए जानकारी के लिए आए थे। जानकारी मिली है कि वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, वो ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरा जा रहा है। आपको बता दें, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रयागराज के लूकरगंज समेत कई इलाकों में सरकारी जमीनों को अतीक का कब्जा हटवाकर पहले तो उसका अवैध साम्राज्य खत्म किया और अब इन जमीनों पर बन रहे घरों की बढ़ती मांग इस बात की गवाह है कि प्रयागराज में माफिया का खौफ भी खत्म होने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नशे की पार्टी की। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग अवैध रूप से पार्टी कर रहे थे। इनके पास से नशे का सामान बरामद किया। ये सब विदेशी बनेंगे सर। हंगामे की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की है। पुलिस ने अफ्रीकी मूल की 4 महिलाओं समेत 8 विदेशी नागरिकों और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से दूसरे राज्यों में बनी शराब की 28 बोतलें, विस्की, 171 बियर, 380 ग्राम गांजा और 710 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। एक रिहायशी मकान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पे जब कमरों को चेक किया गया तो वहाँ पर 171 बोतल केन बियर की केन, 28 बोतल के करीब शराब और लगभग 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इनके पासपोर्ट और वीजा को भी चेक किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक ओमिक्रॉन 1 सोसाइटी के एक फ्लैट में पार्टी कर रहे हैं। इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस छापेमारी करने पहुंच गई। मौके से 4 नाइजीरियन पुरुष और 4 महिलाएं मिली। पूछताछ के बाद ये पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने कबूल कर लिया कि पार्टी अवैध रूप से की जा रही थी और इसमें मौज मस्ती का जो सामान मिला है वो भी अवैध रूप से मंगवाया गया था। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसूनी बारिश की। मानसून की पहली बारिश ही खटीमा के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश इस कदर हुई कि किसानों की फसलों में पानी भर गया, जिससे फसल खराब होने की कगार पर। मॉनसून की मूसलाधार बारिश खटीमा के किसानों के लिए आफत लेकर आई। बारिश इस कदर हुई कि किसानों की फसलें पानी में डूब गई। पहले तो डीजल इतना महंगा, लोगों ने तेल लेके धान लगाए हैं। अब ऐसा पानी पड़ गया है कि धान सारा सड़ गया। 2 दिन से एकदम दबा पड़ा है। अभी पता नहीं कितने दिन रहेगा ये जो नया रोड बना है ना, इसमें पुलिया कम है। PWD वालों ने, जो ठेकेदारों ने पुरानी पुलिया तो उखेड़ दी हैं, नए पैप डाल दिए हैं। वो पैप भी ज़मीन से ऊपर है, 2-2 फुट। पानी का निकास कम हो रहा है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबी हुई। बारिश के पानी के साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी भी खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों के फसलों को नुकसान हो रहा है। पहले तो बरसात नहीं हुई, हम लोगों ने ये धान इंजन चला के और डीजल तेल फूक के ये धान पाले हैं। और 2 दिन से इतनी बरसात हुई, जो धान हमारे ये पले हुए थे, पेड़ करा हुआ था, आज वो सब डूब गए हैं। और एक जो खखरा नदी का इतना गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है, जो ये धानों बाढ़ के रूप में धानों में आता है, तो ये पूरा धान केमिकल से जल रहा है, सड़ रहा है, मतलब पूरा। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो बाढ़ आ गई हो। इस तस्वीर को देखिए, इस रास्ते को भी देखिए, यहाँ पर पानी कैसे बह रहा है। ये पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। अगर बरसात और हुई तो किसानों की फसलें सुरक्षित कैसे बचेंगी। एबीपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब तक जहां श्रद्धालु गर्भगृह से बाबा के दर्शन कर पाते थे, अब वो स्वयंभू शिवलिंग का अभिषेक कर पाएंगे। रिपोर्ट। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब केदारनाथ पहुंचने वाले भक्त बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन करने के साथ ही बाबा केदार के स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक कर सकेंगे। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन तीर्थयात्रियों को कराने का फैसला किया है। ये चुनौती थी कि हम प्रत्येक जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जी पहुंच रहा है, उसे भगवान के दर्शन किस तरीके से सरल और सुगम तरीके से करा सकें। उन परिस्थितियों में हमने यह निर्णय लिया था कि गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए और जितने भी दर्शनार्थी श्रद्धालु केदारनाथ जी की यात्रा पर आए हैं, उनको भगवान के दर्शन करा लिए जाएं। तो उसके लिए हमने सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए व्यवस्था की थी। अब तक श्रद्धालु केवल मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद अब भक्त बाबा के और नजदीक जा सकेंगे। वर्तमान में मानसून का मौसम शुरू हो चुका है और बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यात्रा में काफ़ी कमी आई है, यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो हमने निर्णय लिया है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र हम फिर से गर्भगृह को खोल रहे हैं। इससे पहले तीर्थयात्रियों की भीड़ इतनी अधिक थी कि तीर्थयात्रियों को मंदिर के गर्भगृह में नहीं भेजा जा रहा था। भक्तों को दूर से ही बाबा केदार के
निर्वाण एवं श्रृंगार दर्शन मंदिर समिति की ओर से कराए जा रहे थे। मंदिर समिति के इस फैसले के बाद बाबा केदार के भक्त जहां बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को छू सकते हैं, वहीं अब आसानी से बाबा का जलाभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।